ईरानी ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 15वीं लहर। मिसाइल अटैक से दहला है तेल अवीव। मिसाइल हमलों से तेल अवीव धुआं हुआ है। ईरान अपने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 15वीं लहर जारी कर चुका है और इस 15वें अटैक में, इस मिसाइल अटैक में दहल गया है तेल अवीव। तेल अवीव में धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हमले की वजह से देखिए किस तरह से मिसाइल वर्षा की है ईरान ने तेल अवीव पर और तेल अवीव को दहलाया है। ईरान का ऑपरेशन प्रॉमिस 4 जारी है और इसके तहत बड़े मिसाइल हमले लगातार किए जा रहे हैं। कुछ घंटों के बाद, लगभग 10 घंटे के बाद, ईरान ने भी हमलों की एक बार फिर शुरुआत की शाम से और उसके बाद वो हमले बढ़ते चले गए। इसी तरह इजराइल और अमेरिका ने भी कुछ घंटों के बाद एक बार फिर हमले शुरू किए ईरान पर और ईरान के अलग अलग इलाकों पर। लेकिन देखिए, जो वीडियो सबूत सामने आ रहे हैं उस वीडियो ट्रेलर से स्पष्ट है कि सत्ता में सबसे पहले बात कर रहे उस बारूदी संघर्ष की होनी चाहिए जिसमें महायुद्ध वाले शोले हैं, गिरती इमारतें हैं, तबाही की तस्वीर है, मौत का मंजर है। पिछले 4 दिन से कुछ इसी तरह ईरान के शहर मिट्टी में मिल रहे हैं। ईरान की इस्लामिक सत्ता के सभी टॉप सेंटर्स अमेरिका और इजराइल के बम, मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन के टारगेट पर हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये तबाही का सिर्फ ट्रेलर है। असली तस्वीर अभी बाकी है क्योंकि हर नई सुबह के साथ ये युद्ध और भी भयंकर होता जा रहा है। ऐसे विध्वंसक और विस्फोटक माहौल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने अभी तक ईरान के खिलाफ पूरी शक्ति नहीं लगाई है। उनके बयान में ये भी संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका का प्लान अगले 4 हफ्तों में ईरान को गाजा जैसा बना देने का है। सवाल यही है कि ईरान को लेकर इजराइल और अमेरिका का अगला प्लान क्या है। ईरान कब तक इन दोनों देशों के आगे टिकेगा? अमेरिका ईरान में अपने प्लान मिशन सत्ता परिवर्तन को कैसे अंतिम रूप देने वाला है? इसे आप ट्रंप के तेवर, इजराइल के हमले और ईरान के हालात से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ईरान में तबाही की टिक टिक ऑन है। ट्रंप के बयानों से भी ये जाहिर है कि अगले 4 हफ्ते तक अमेरिका ईरान में तबाही की डिलीवरी करता रहेगा। तबाही का टाइम टेबल भी आ चुका है। ईरान से आ रही तस्वीरें भी काफी कुछ बयां कर रही हैं। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि वो युद्ध से ना थकते हैं ना बोर होते हैं। ये संदेश सीधे सीधे ईरान के अंदर मौजूद उन लोगों के लिए है, उन संगठनों के लिए है जो खामनेई के विचार को जिंदा रखना चाहते हैं। अगली खबर में आपको ये बताएं कि ईरान के हालात को और भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस अगली खबर से, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि ईरान में नए रक्षा मंत्री की भी मौत हो गई है। एक दिन पहले ही इनकी नियुक्ति हुई थी। इजराइल के हमले में उनकी आज मौत हो गई, ये कहा जा रहा है। 2 तस्वीरें, 2 खबर, 2 चेहरे पूरी कहानी को समझाते हैं। कैसे इजराइल ईरान में हावी हो चुका है, कैसे इजराइल ईरान में बड़े बड़े लोगों को टारगेट कर रहा है, टॉप सत्ता को खत्म किया जा रहा है। ईरान के पुराने रक्षा मंत्री मेजर जनरल अजीज नासिरजादेह को 1 मार्च को अमेरिका इजराइल के हमलों में मारा गया था। यह हमला तेहरान में एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान हुआ था जिसमें ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अब्दुल रहीम मौसवी, IRGC कमांडर मोहम्मद पाकपोर और सुरक्षा सलाहकार अली शमखानी भी मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने जल्दबाजी में जनरल माजिद इब्न अल रजा को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया था। लेकिन नियुक्ति के सिर्फ 1 दिन के बाद ही इजराइल के हमलों में नए रक्षा मंत्री की भी मौत हो गई है। शहर वही था, अंदाज वही था, हमले का तरीका भी लगभग वही था। इजराइल और अमेरिका के हवाई हमलों में अब तक ईरान में 787 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान के रक्षा मंत्री की मौत की खबरों के बीच तेहरान ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा है कि अगर यूरोपीय देश इस जंग में इजराइल या अमेरिका का साथ देते हैं तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आपको ये बता दें कि जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने ये संकेत दिए थे कि वो ईरान की मिसाइल क्षमता को खत्म करने के लिए डिफेंसिव एक्शन ले सकते हैं। इसके जवाब में ईरान ने चेतावनी दी है। नोट करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन ने पहले ही अमेरिकी सेना को अपने बेस इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद से ईरान भड़का हुआ है। ईरान का घबराना स्वाभाविक भी है क्योंकि खामनेई समेत ईरान के बड़े नेताओं और अधिकारियों को खत्म करने के बाद भी हमले रुके नहीं हैं। एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। आपको 5 नई तस्वीरों के साथ ये बताते हैं कि आज की तारीख में ईरान के शहर कैसे इजरायली बमबारी से खंडहर बनते जा रहे हैं।
इजराइल ने तेहरान में सर्विलांस सिस्टम टावर पर अटैक किया। धमाके के बाद मल्टी स्टोरी बिल्डिंग धुआं हो गई। ये तस्वीर ये बता रही है कि अटैक के चौथे दिन भी ईरान में हमले कम नहीं हुए हैं। चुन चुनकर महत्वपूर्ण संस्थानों पर हमले किए जा रहे हैं। ये तेहरान में बासिज फोर्स पर बारूदी प्रहार की तस्वीर है। आपको बता दें कि बासिज फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की एक शाखा है। ये मुख्य रूप से वॉलंटियर से बना है, जिसमें युवा, छात्र, मजदूर वर्ग के लोग शामिल होते हैं। तेहरान में हर जिले में बासिज के बेस हैं, खासकर यूनिवर्सिटीज, मोहल्लों, पार्क और सार्वजनिक जगहों पर इनकी मौजूदगी है। इजराइल इन स्थानों को मुख्य रूप से टारगेट कर रहा है। आज बासिज फोर्स के हेडक्वार्टर को मिसाइल अटैक से भारी नुकसान पहुंचाया गया। अमेरिका इजराइल की बमबारी से सेंट्रल तेहरान में भी भारी तबाही हुई है। एक साथ कई इमारतों को मिट्टी में मिला दिया गया। पूरे इलाके में धुआं हो गया। तेहरान ईरान का सबसे बड़ा और राजनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील शहर है। यहाँ विरोध प्रदर्शन सबसे ज्यादा होते हैं, इसीलिए ये इजराइल के टारगेट पर है। इजराइल के टारगेट पर सबसे ज्यादा IRGC के ठिकाने हैं। तेहरान के पास भीषण बमबारी में कई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। आपको ये भी बता दें कि जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार ईरान में अब तक 250 ठिकानों पर बम बरसाए गए हैं। ईरान के कई शहरों में नॉन स्टॉप हमले किए जा रहे हैं। हमलों में IRGC के 5 सैनिकों की मौत हो चुकी है। इतने हमलों के बाद अब अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन ट्रेंड हो रहा है। ट्रंप ईरान को समतल बनाने की चेतावनी दे रहे हैं। ईरान बहुत पहले से ट्रंप के टारगेट पर है। ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल काफी पहले से प्लान बना रहा है। कई दौर की बातचीत भी हुई, कई शर्तें भी रखी गई, लेकिन ईरान के सख्त तेवर ने ट्रंप और नेतन्याहू के इरादों पर पानी फेर दिया था, जिसके बाद हमले का फैसला लिया गया, जिसके बाद खामेनेई की सत्ता के संपूर्ण खात्मे की ओर कदम बढ़ाया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या खामेनेई की मौत के बाद ईरान की इस्लामिक सत्ता खत्म हो चुकी है? क्या ईरान में अब अमेरिका और इजराइल के लिए चुनौतियां खत्म हो चुकी हैं? जो तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उसके अनुसार इसका जवाब नहीं में है। मतलब ये कि ईरान अभी भी जवाब दे रहा है। खामेनेई के बाद IRGC ने मोर्चा संभाल लिया है। अमेरिका के टारगेट पर ईरान के 4 सेंटर हैं। पहले नंबर पर है मिसाइल सेंटर्स। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हो सकती हैं। अगर ईरान रोज 100 या उससे ज्यादा मिसाइलें दागता है तो काफी दिनों तक ये जंग चल सकती है। इसीलिए ईरान के मिसाइल सेंटर को खत्म किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर है ईरान की नेवी, यानी समुद्र शक्ति। वैसे भी अमेरिका ने चारों ओर से ईरान को घेर लिया है। ऐसे में समंदर में भी ईरान मिसाइलों से जवाब दे रहा है। ईरान के पास 100 से ज्यादा नौसैनिक संसाधन मौजूद हैं, मतलब जहाज और पनडुब्बियां हैं। तीसरे नंबर पर है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसकी वजह से ये युद्ध हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के पास लगभग 460 किलोग्राम के 60% एनरिच्ड यूरेनियम है। चौथे नंबर पर है ईरान के प्रॉक्सी संगठन, जिसमें मुख्य रूप से हिजबुल्लाह का नाम है। इजराइल ने ईरान में और ईरान के बाहर हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले भी किए हैं। कहानी सिर्फ ईरान की तबाही वाली नहीं है, बल्कि ईरान अपनी मिसाइल शक्ति से भी अमेरिका को बड़ा जवाब दे रहा है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस पर भारी नुकसान पहुंचा रहा है। आपको 6 तस्वीरों से आइए बताते हैं कि ईरान कैसे अमेरिका को चुनौती दे रहा है। आप देखिए कैसे बहरीन में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया। ईरान के मिसाइल प्रहार बहरीन में अमेरिकी बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। शेख ईसा एयरबेस पर अटैक किया गया। दुबई के होटल पर भी ईरान का मिसाइल हमला हुआ। अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर हमला किया गया। दुबई में ईरान के हमले में होटल को नुकसान हुआ है। ईरान की ओर से दावा किया गया है कि वो इसी तरह आगे भी अमेरिका को समर्थन करने वाले देश, संगठन और बेस को नुकसान पहुंचाते रहेगा। इजराइल की तैयारी भी बड़ी है। ईरान के इस्फहान प्रांत में इजराइल के ड्रोन हमले को इस तरह नाकाम कर दिया गया। बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के हमले की दूसरी तस्वीर भी आप देखिए। ये तस्वीर ये बता रही है कि ईरान कैसे जवाब दे रहा है, ईरान कैसे अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहा है। अगली तस्वीर इराक के इरबिल की है, जहां आज ईरान की ओर से हमला किया गया। ईरान की ओर से हमले की कमान IRGC ने संभाली हुई है। IRGC ने कहा भी है कि वो खामेनेई की शहादत का बदला लेगा। इसी तरह ईरान बदला ले रहा है। सवाल यही है कि कब तक ईरान हमले करता रहेगा और कितना नुकसान अमेरिका को पहुंचाएगा। अमेरिका के रियाद बेस पर भी ईरान ने ड्रोन से हमला किया। मिसाइल के साथ साथ ड्रोन से भी ईरान हमले कर रहा है।
इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के अलग अलग शहरों में धमाके सुनाई दिए हैं। नेब्रेक शहर में भी मिसाइलें गिरी हैं। ईरानी मिसाइल हमलों से दहला है इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं। अलग अलग शहरों में मिसाइल गिरी है। देखिए, ये नेब्राक शहर में भी मिसाइल गिरी है आकर, और कई और शहरों को इजराइल में निशाना बनाया गया है। सायरन आवाज सुनाई दे रही है, एयर रेड सायरन बज रहे हैं अलग अलग शहरों में। यानी इजराइल को और कई मिसाइल हमलों से दहलाया है ईरान ने। अलग अलग शहरों पर ये मिसाइल हमले किए गए हैं। यानी जो हमले किए जा रहे हैं वो एक जगह नहीं, टारगेटेड सिर्फ एक जगह पर नहीं है कि तेल अवीव निशाने पर है या कोई एक खास जगह निशाने पर है। अलग अलग शहरों पर अलग अलग तरह से हमले किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा पैनिक पैदा किया जा सके। ये देखिए, ये तस्वीरें आई हैं और ये मिसाइल हमले के बाद की तस्वीर, किस तरह से आग लगती हुई दिखाई दे रही है। ये इस इमारत को किस तरह से नुकसान पहुंचाया इस मिसाइल हमले ने, वो भी हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये इजराइल की तस्वीर है। इजराइल में अलग अलग शहरों पर इसी तरह से किए गए हैं मिसाइल हमले ईरान द्वारा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका के सामने ईरान में तालिबान जैसी चुनौती पेश होने वाली है? डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में अपनी सेना भेजने की बात से इनकार नहीं किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिकी सैनिक ईरान पहुंचते हैं तो वियतनाम और अफगानिस्तान की तरह ही वापस होना पड़ सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये भी समझिए। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी में एक बड़ा बदलाव किया है। उसने डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकरण मोज़ैक डिफेंस डॉक्ट्रिन को पूरी तरह से लागू कर दिया है। इस स्ट्रैटेजी के तहत IRGC के प्रांतीय कमांडरों को पूरी आज़ादी दे दी गई है। यानी उन्हें किसी भी तरह का ऑपरेशन चलाने के लिए अब केंद्रीय सैन्य नेतृत्व की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सेंट्रल कमांड लाइन पर हमला किया है, जिसके बाद मोज़ैक डॉक्ट्रिन को लागू किया गया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में सैन्य नेतृत्व, हथियार भंडार पर हमले किए हैं। उसके इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ने ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर दिया है। केंद्रीय नेताओं को मारा जा रहा है। इसीलिए ईरान में प्रांतीय सैन्य अधिकारियों को अपने हिसाब से युद्ध लड़ने के अधिकार दे दिए गए हैं, ताकि उन्हें कोई कदम उठाने के लिए बार बार इजाजत न लेनी पड़े। इस रणनीति के तहत IRGC को 31 अलग अलग यूनिट्स में बांटा गया है, एक तेहरान के लिए और बाकी 30 अलग अलग प्रांतों के लिए। हर यूनिट के कमांडर के पास टैक्टिकल शक्ति होगी और वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगा। ये कमांडर खुद तय कर सकते हैं कि उन्हें मिसाइल दागना है या ड्रोन, गुरिल्ला युद्ध करना है या फिर कैसे युद्ध लड़ना है। उन्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। उबड़ खाबड़ पहाड़ और रेगिस्तान को युद्ध लड़ने का नया सेंटर बनाया गया है। ये पूरी तरह से गुरिल्ला युद्ध है, जैसा तालिबान ने अफगानिस्तान में किया था। सत्ता में अब आपको उस खबर के बारे में बताते हैं जो जुड़ी तो युद्ध से है, लेकिन इसमें भारत के लिए भी कुछ चिंताजनक संकेत हैं। यह खबर उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की है जिसे कच्चे तेल की सप्लाई की लाइफ लाइन कहा जाता है। लेकिन इसे लेकर ईरान ने एक ऐसा फैसला कर दिया है जिसे लेकर दुनिया के कई देशों में तनाव की लहरें उठी हैं। असल में जिस बात की डरावनी आशंकाएं अब तक लगाई जा रही थी वो सच साबित हो गई है। ईरान ने दुनिया की तेल वाली नस को काट दिया है। मतलब ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हॉर्मूज स्ट्रेट की पूर्ण बंदी का ये ऐलान 1980 के दशक के टैंकर युद्ध के बाद पहली बार हुआ है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार इस रणनीतिक मार्ग के दोनों ओर 700 से ज्यादा ऑयल टैंकर फंस गए हैं, क्योंकि हॉर्मूज स्ट्रेट सिर्फ एक रास्ता नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे सेंसिटिव एनर्जी लाइफलाइन है। लेकिन इसे बंद करने के साथ साथ ईरान ने एक धमकी भी दी है जिससे कई देश डरे हुए हैं। ईरान के IRGC के कमांडर इन चीफ के सलाहकार ने कहा है, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने का ऐलान करते हैं। अगर कोई भी जहाज गुजरने की कोशिश करता है तो उस पर हमला किया जाएगा। IRGC के हीरो और हमारी नौसेना उन जहाजों को आग लगा देगी। सोचिए, एक छोटा सा समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कितना तनाव बढ़ा रहा है। इसलिए इसकी ABCD समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। हमारे न्यूज मित्रों के मन में इसे लेकर कई तरह के सवाल होंगे, इसलिए हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर हमने सरल शब्दों में एक कुंजी तैयार की है आपके लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान और खाड़ी देशों के बीच एक समुद्री गलियारा है जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, जो आगे अरब सागर में जाकर मिल जाता है। दोनों खाड़ी के बीच में यह संकरा रूट है जो बहुत चौड़ा नहीं है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है, जबकि लंबाई 167 किलोमीटर। लेकिन यह समुद्री रास्ता तेल और गैस सप्लाई के लिए बहुत अहम है।
सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर से तेल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही की जाती है। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप को भेजा जाने वाला कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। यानी दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से निर्यात होता है। इसे रोजाना 2.03 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई होती है और हर दिन 29 करोड़ क्यूबिक मीटर LNG की सप्लाई की जाती है। हॉर्मूज स्ट्रेट से हर महीने 3000 जहाजों का आना जाना होता है, यानी एक दिन में 100 शिप यहां से गुजरते हैं। लेकिन यहां से किस देश को कितना तेल सप्लाई होता है? अगर रोज 100 बैरल तेल जाते हैं तो इसमें से कितना तेल किस देश में जाता है, आप वो भी देखिए। हॉर्मूज स्ट्रेट बंद होने से अमेरिका को तो बहुत कुछ नहीं जाता है, यानी बहुत नुकसान नहीं होता है, लेकिन एशियाई देशों के लिए ये बहुत बड़ा घाटा है। इसमें सबसे पहला नाम चीन का है। 100 बैरल में से करीब 33% तेल चीन को सप्लाई होता है, इसीलिए वो चिंता में है। और ईरान को मित्र देशों वाली दबंगई भी दुहाइयां भी दे रहा है। इसके अलावा 100 बैरल में अन्य एशियाई देश भी हैं। 14% भारत में, 13% दक्षिण कोरिया में, 12% जापान को, 11% और अन्य देशों में 17% कच्चा तेल जाता है। क्योंकि करीब 167 किलोमीटर लंबा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तेल आयात का एक बड़ा सोर्स है, इसीलिए इसके बंद होने से समय और खर्चा दोनों बढ़ेगा। अब हम आपको ये भी समझाते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लॉक होने के बाद कैसे दुनिया को महंगाई का शॉक लग सकता है, और इसमें भारत भी शामिल है। इसके रुझान भी आने लगे हैं। इस युद्ध के शुरू होने के बाद पहले ही दिन कच्चे तेल की कीमतें 11% तक बढ़ गई थी और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। कच्चे तेल की लागत बढ़ने से बड़ी कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है और इसी वजह से कंपनियां पेट्रोल और डीजल को महंगा कर सकती हैं। इतना ही नहीं, पेट्रोल डीजल ज्यादा होने से ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ेगी और इससे महंगाई बढ़ने का रिस्क है। और अगर इसके असर से वैश्विक GDP गिरी तो मंदी की आशंका भी हो सकती है। हालांकि आज तेल वाले इस संकट पर भारत की ओर से संकेत आए हैं, वो राहत भरे हैं। सरकार के सूत्रों के अनुसार भारत के पास 25 दिन का कच्चा तेल और रिफाइंड तेल का भंडार है। इसके साथ ही कच्चे तेल, LPG और LNG के आयात के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश भी की जा रही है। इसके अलावा सूत्र ये भी बताते हैं कि फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने की कोई योजना नहीं है सरकार की। लेकिन अगर ये संकट इससे लंबा चलता है तो तस्वीर चिंताजनक हो सकती है। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान को धुआं कर रहे हैं, तो ईरान अकेले ही मिसाइल वर्षा कर रहा है। लेकिन इस बीच एक ऐसा दावा हुआ है जो अमेरिका की चिंता बढ़ा सकता है। दावा यह है कि ईरान से लड़ने में अमेरिका के हथियार कम पड़ सकते हैं। क्या अमेरिका जितने बम दाग रहा है उतने बम वो बना नहीं रहा है? क्या ईरान की एक मिसाइल को नाकाम करने में अमेरिका की 4 मिसाइलें खर्च हो रही हैं? क्या ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका फंस गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया है कि ईरान से युद्ध में अमेरिका को हथियारों की कमी हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि अमेरिका ईरान पर हमलों के दौरान तेजी से एयर डिफेंस इंटरसेप्टर और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसके हथियारों के भंडार पर दबाव बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए पेंटागन तेजी से थाड, पैट्रियट और स्टैंडर्ड मिसाइल इंटरसेप्टर के स्टॉक को एक बार फिर से भरने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सेना ने सैकड़ों ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को काफी हद तक विफल किया है। हालांकि कुछ हमले खासकर खाड़ी के अरब देशों में सफल रहे जो ईरान के करीब हैं। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और आगे भी हमले हो सकते हैं। दरअसल ये चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि किसी को पता नहीं है कि ईरान के साथ युद्ध कब तक चलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारी और सटीक बमबारी पूरे हफ्ते या जब तक जरूरी हो जारी रहेगी, ताकि मध्य पूर्व और दुनिया में शांति स्थापित हो सके। इससे पहले उन्होंने कहा था कि यह युद्ध लंबा चल सकता है, शायद ये युद्ध 4 हफ्ते तक चले। यानी युद्ध की समय सीमा तय नहीं है, लेकिन हथियार सीमित हैं और उनके निर्माण की क्षमता भी सीमित ही है। अगर हथियारों और मिसाइल सिस्टम की हम बात करें तो अमेरिका ने 2024 में थाड सिस्टम इजराइल में तैनात किया था। एक थाड जॉर्डन में भी तैनात है, जहां अमेरिकी लड़ाकू विमान मौजूद हैं। ये ईरान युद्ध में काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। पेंटागन पैट्रियट और स्टैंडर्ड मिसाइल इंटरसेप्टर के स्टॉक भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पैट्रियट कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों को रोकता है। अमेरिका समुद्र से दागे जाने वाले टोमाहॉक क्रूज मिसाइल और विमान से दागे जाने वाले हथियारों का भी उपयोग कर रहा है।
ये सब पिछले साल यमन के हूती लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन रफ राइडर के बाद हो रहा है। इजराइल भी अपने एरो 3 एयर डिफेंस इंटरसेप्टर और एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों की कमी से जूझ रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए इस इलाके में बड़ी मात्रा में मिसाइल और इंटरसेप्टर तैनात किए हैं। यहां तक कि अरब के साझेदार देशों को भी इसकी तैनाती की गई है। ऐसे में अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो पेंटागन को दक्षिण कोरिया में तैनात अपने हथियारों को इधर लाना पड़ सकता है। इससे चीन और उत्तर कोरिया पर नजर रखना उसके लिए फिर मुश्किल हो सकता है। वैसे हथियारों की कमी के आकलन पर अलग अलग तरह की बात हो रही है। थिंक टैंक सिस्टमन सेंटर की सीनियर एक्सपर्ट कैली ग्रिको ने कहा है कि ऐसा खतरा है कि इससे पहले कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो, अमेरिका और उसके साथी देशों के पास इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो सकती हैं। हालांकि ये पूरी तरह निश्चित नहीं है। युद्ध की शुरुआत में इजराइल ने अनुमान लगाया था कि ईरान के पास लगभग 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह संख्या संभवतः अमेरिका और इजराइल की कुल इंटरसेप्टर मिसाइलों से ज्यादा है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इजराइल भी अपने हथियार भंडार को लेकर दबाव में है। हालांकि पूर्व इजरायली रक्षा प्रवक्ता जोनाथन कॉर्निक्स ने कहा है कि आखिरकार मामला संख्या का है। हमारे पास कितने इंटरसेप्टर होंगे और उनके पास कितने लॉन्चर। तो इस युद्ध में ईरान भले ही अब तक ज्यादा पिट रहा हो, लेकिन एक सच ये भी है कि ईरान के पास कितने हथियार हैं ये अमेरिका को पता नहीं है। इसलिए वहां इस बात का डर है कि अगर युद्ध लंबा चला तो क्या होगा। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द वॉल स्ट्रीट जर्नल की हथियारों की कमी वाली खबर से नाराज हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अमेरिका के पास इतने हथियार हैं जितने पहले कभी नहीं थे। आज मुझसे कहा गया कि हमारे पास इन हथियारों की लगभग असीमित आपूर्ति है। इन हथियारों के सहारे युद्ध सफलतापूर्वक लड़े जा सकते हैं। हमारे पास आधुनिक हथियारों की अच्छी आपूर्ति है, लेकिन हम अभी वहां नहीं हैं जहां हम होना चाहते हैं। कई आधुनिक हथियार हमारे लिए दूसरे देशों में सुरक्षित रखे गए हैं। सौभाग्य से मैंने अपने पहले कार्यकाल में सेना का पुनर्निर्माण किया था और इसे आगे भी जारी रखा हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह से सुसज्जित है और बड़ी जीत के लिए तैयार है। अगर हथियारों की बात करें तो एक अनुमान के अनुसार ईरान के पास कम से कम 3000 क्रूज मिसाइलें हैं और कई हजार ड्रोन हैं। पिछले 2 डायरेक्ट स्ट्राइक्स में 500 से 600 हथियार खर्च हुए हैं। फिलहाल ऐसा माना जाता है कि उसके हथियार भंडार में 80% से ज्यादा हथियार बचे हुए हैं। किसी देश की सेना के पास कितने हथियार हैं ये जानकारी अक्सर क्लासिफाइड होती है, यानी ये छपी हुई जानकारी नहीं होती। लेकिन कभी कभी कुछ पूर्व सैन्य ऑफिसर ऐसी जानकारियां सार्वजनिक करते हैं, जिससे अंदाजा लग जाता है कि हथियार कितने होंगे। ईरान के संदर्भ में भी ऐसा हुआ था। सेंटकॉम के एक पूर्व कमांडर ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन शक्ति को लेकर इशारा किया था। ईरान के पास अपने हथियारों का बहुत बड़ा हिस्सा अब भी बचा हुआ है, क्योंकि वो अपनी अंडरग्राउंड फैक्ट्रियों में नए हथियारों का निर्माण करता रहता है। बीच में ऐसी भी खबरें आई थी कि ईरान अपनी पुराने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, यानी नए हथियार और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अमेरिका जंग में सबसे ज्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करता है। अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं और 5,000 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड्स हैं, जिनमें से 1,770 पूरी तरह से तैनात हैं। लेकिन कुछ वक्त में अमेरिका ने हूती विद्रोहियों और ईरान के हमलों को रोकने के लिए अपनी बहुत महंगी और स्टैंडर्ड मिसाइलें दागी हैं। उन पर 800 से 1,000 के बीच महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर की गई हैं। अमेरिकी नौसेना के पास 11 एक्टिव न्यूक्लियर पावर कैरियर हैं, जो किसी भी देश को कभी भी घुटनों पर लाने के लिए काफी हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका की हथियारों वाली जो सप्लाई चेन है वो इस वक्त दबाव में है। उसमें कई महंगी मिसाइलों का खर्च बड़े पैमाने पर हुआ है, जिससे एडवांस्ड हथियारों की संख्या में बहुत कमी आई है। एक दावा है कि SM-6 मिसाइल को बनाने में कई वर्ष और हजारों डॉलर लगते हैं और अमेरिका इसका इस्तेमाल ड्रोन गिराने में कर रहा है। कई एक्सपर्ट ड्रोन को गिराने के लिए इस्तेमाल की जा रही इस मिसाइल को सप्लाई चेन से जोड़ रहे हैं। इसलिए दावा किया जा रहा है कि ईरान से युद्ध में अमेरिका के पास हथियार कम पड़ सकते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन जल पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान के लाहौर में आज अमेरिकी काउंसुलेट पर हमला हुआ। प्रदर्शनकारियों ने US काउंसुलेट में तो तोड़फोड़ की और उसमें आग भी लगा दी।
इससे पहले कराची में भी पाकिस्तान काउंसलेट पर हमला हो चुका है। इसमें भी कई लोग मारे गए थे। पाकिस्तान में अब वहां के नेताओं का मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तानी पंजाब की सीएम मरियम नवाज से तो ये तक पूछा गया कि क्या अब भी शहबाज शरीफ ट्रंप के लिए नोबेल अवार्ड मांगेंगे।